हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? कमेंट करके जल्दी से बताओ। नाउ वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स। अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है, शेयर कर दो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं वो है क्या। व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स? तो एक तरह से यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, it involves the study of rate of reaction, mechanism and various factor affecting the rate of reaction। तो ये क्या होता है? it involves, इसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा? involves the study of rate of reaction, mechanism क्या है उसका, and various factors affecting the rate of reaction, the rate of reaction mechanism। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन की, उसकी मैकेनिज्म क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस रेट को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक, समझ गए? यहाँ तक सभी को क्लियर है? जल्दी से बता दो। तो ये केमिकल काइनेटिक्स क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। क्या है ये? फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। और इसकी डेफिनेशन हमें पता चल गया कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो किस तरह से हो रही हैं या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। इन सब की जो नॉलेज होगी वो हमें केमिकल काइनेटिक्स से मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है। अब डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशन क्या है? तो डेली लाइफ में हमने कंबशन की रिएक्शन देखी है, रस्ट की रिएक्शन देखी है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन डेली लाइफ। तो देखो, कंबशन की जो रिएक्शन देखी है, हमने रस्टिंग की रिएक्शन देखी है, या कोई डिकम्पोजिशन की रिएक्शन देखी है। तो उसे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट कितनी देर में बनेगा या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को जल्दी बना सकते हैं या फिर उसमें कोई वेरिएशन लाकर हम फास्ट प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी डेली लाइफ से रिलेट करता है इस तरह से। तो समझ में आ गया कि केमिकल काइनेटिक्स जो है वो है क्या। ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, इसमें हम रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ना हमारी जो डेली लाइफ है उसमें किस तरह से ये केमिकल काइनेटिक्स योगदान दे सकती है। तो वो कंबशन, रस्टिंग, डिकम्पोजिशन की रिएक्शन जो हम देखते हैं वो भी हमारी डेली लाइफ से रिलेट करेगी। नाउ टाइप ऑफ रिएक्शन, सबसे बड़ी बात कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो कितनी तरह की होती हैं? तो नंबर 1, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, या फिर इन्हीं को हम दूसरा नाम दे देंगे। क्या दे देंगे बच्चा?
इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। सेकंड, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। एंड थर्ड, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। अब हम वन बाय वन इन सबको समझेंगे ये है क्या। तो देखिए, वेरी फास्ट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन या फिर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट हो जाए। फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड से मतलब क्या है, देखिए, तो सबसे पहली जो है वो क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन। वो रिएक्शन होती है जो एक्सट्रीमली फास्ट हो, बहुत ही ज़्यादा हम पता ना कर पाए और रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो दोज रिएक्शन, these reaction are extremely fast and undergo completion in very शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट। शॉर्ट टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल लगभग 10 टू द पावर माइनस का 14 बहुत कम है, टू 10 टू द पावर माइनस का 16 सेकेंड। तो ये रिएक्शन जो है वो कैसी होंगी, बहुत फास्ट होंगी, एक्सट्रीमली फास्ट होंगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आयनिक कंपाउंड हो गए। तो आयनिक कंपाउंड क्या करेंगे, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इस तरह की रिएक्शन देंगे। आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और उनके बीच में कोलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन की बात करें तो उसके कुछ एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन अगर हम देखें कि जो AgNO3 है एक्वस फॉर्म में, सिल्वर नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम क्लोराइड NaCl से करा दें तो यहाँ पर AgCl की क्या मिल जाएगी, PPT मिल जाएगी, प्रेसिपिटेट हो जाएगा एंड NaNO3 यहाँ पर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाएगी। और हमने बोला था कि ये आयनिक कंपाउंड्स में काम करता है, तो देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैसा है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, ये भी कैसी रिएक्शन होंगी, ये भी होंगी वेरी फास्ट रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले, HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमने NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में क्या होगी, रिएक्शन हो जाएगी और आपको मिल जाएगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन हो, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो, ये सारी रिएक्शन कैसी होंगी, वेरी फास्ट रिएक्शन, या दूसरा नाम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन।
ये बात क्लियर है सभी को। दूसरी टाइप की रिएक्शन हमने कौन सी देखी थी? दूसरी टाइप की रिएक्शन हमने देखी थी वेरी स्लो रिएक्शन। ओके, वेरी स्लो रिएक्शन। अब देखिए, ये जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती, फर्स्ट ऑर्डर नहीं, वेरी फास्ट रिएक्शन होती थी, इन्हें हम देख भी नहीं पाएंगे, पता भी नहीं कर पाएंगे कि ये कब परफॉर्म हो गई। तो इसलिए हम वेरी फास्ट रिएक्शंस को केमिकल काइनेटिक्स में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें रेट निकालना है, तो हम तो इनका रेट कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, इतनी फास्ट है ये। इस वजह से हम केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी के लिए वेरी फास्ट रिएक्शन को नहीं लेंगे। ओके, सेकंड हमने बोला वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, तो वेरी स्लो रिएक्शन ये बहुत देर में होंगी, ठीक है। वेरी स्लो रिएक्शन जो होंगी वो देर में होंगी। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? दीज रिएक्शन आर एक्सट्रीमली वेरी स्लो। दीज रिएक्शन आर extremely very slow and undergo completion in very long duration। बहुत लंबे समय के बाद ये कंप्लीट होंगी तो कंप्लीट। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक दिन लग सकता है, डे, मंथ्स भी लग सकते हैं इनको कंप्लीट होने के लिए, या फिर ईयर्स। ठीक है, तो समझ में आ गया, मंथ्स भी लग सकते हैं, ईयर्स भी लग सकते हैं। मतलब कितनी स्लो रिएक्शन है ये, बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन है। इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके अंदर जो बॉन्ड हैं उनका ब्रेकिंग होगी और नए बॉन्ड्स फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, ओल्ड बॉन्ड जो होंगे ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड्स जो होंगे वो फॉर्म होंगे। ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे एंड न्यू बॉन्ड्स जो होंगे फॉर्म होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शंस हैं, इनमें दिन, महीने, सालों लग सकती हैं। और यहाँ पर क्या होगी कि बॉन्ड्स टूटेंगे और नए नए बॉन्ड्स जो होंगे फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो वेरी स्लो रिएक्शन है, इनको भी हम केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि हमें नहीं पता। आज हमने रिएक्शन करके बैठती और देखा कि हम रेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो पता नहीं क्या सालों बाद हुई रिएक्शन, तो क्या हम इतना इंतज़ार करेंगे एक रिएक्शन की रेट बताने के लिए? बताओ, तुम कर लोगे इतना इंतज़ार? बता दो, तुम सब कर लोगे इतना इंतज़ार? नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम इनको भी केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी के लिए नहीं लेंगे। ओके, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो रस्टिंग का एग्जाम्पल एक बेहतरीन उदाहरण है इसका। एग्जाम्पल रस्टिंग हो जाएगा। फर्मेंटेशन की रिएक्शन हो गई, या फिर कंबशन ऑफ कोल, ये कैसी होंगी? वेरी स्लो रिएक्शन होंगी। एंड ब्लैकनिंग ऑफ ऑयल पेंटिंग, ब्लैकिंग ऑफ ऑयल पेंटिंग होती है, वो समय के साथ क्या हो जाती है? ब्लैक होने लगती है, ऑयल पेंटिंग। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो वेरी स्लो रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च तो उसमें आएगा ना, मॉडरेट में। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके अंदर बताए गए हैं।
जैसे कि अगर हम ब्लैकनिंग ऑफ ऑयल पेंटिंग की बात करें तो देखिए हमारे पास CH3COO होल 2 PV plus H2S that gives PBS plus twice of CH3COOH। लेड एसीटेट होगा H2S से जब रिएक्ट करेगा तो PBS ये एक ब्लैक कलर का कंपाउंड है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑयल पेंट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। तो समय के साथ क्या होगा, ऑयल पेंटिंग जो होंगी वो ब्लैक हो जाएंगी क्योंकि उनमें वेरी स्लो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये भी बहुत स्लो होती हैं, इसलिए हम केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी के लिए इन्हें भी नहीं ले सकते। नाउ थर्ड वन कौन सी थी? थर्ड थी मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट, मॉडरेट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है ना तो बहुत फास्ट है ना ही बहुत स्लो है, दैट मीन्स हम इसकी स्टडी जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो यही रिएक्शन है जो हमारे काम की है, हम इसी से अपनी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसको पता कर सकते हैं। तो दीज रिएक्शंस नाइदर वेरी फास्ट, दीज reactions are neither very fast nor very slow, ना तो ज़्यादा फास्ट है और ना ही बहुत स्लो है, एंड टेक प्लेस एट मिजरेबल रेट। मतलब हम इसे मेजर कर सकते हैं। और इनका नेचर कैसा होता है? इट इज़ मॉलिक्यूलर इन नेचर, इट इज़ मॉलिक्यूलर इन नेचर में किस तरह की है? मॉलिक्यूलर नेचर की है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये क्या है? एक मॉडरेट रिएक्शन है। N2O5 लिया, इसको हमने क्या कर दिया? हीट करा। हीट करने के बाद 2NO2 प्लस हमें यहाँ से हाफ O2 मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या है? एक मॉडरेट रिएक्शन है, हम इसकी रेट को मेज़र कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च and inversion of cane sugar, inversion of cane sugar। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मॉडरेट रिएक्शन के हैं जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी के लिए बेस्ट रिएक्शंस कौन सी होंगी? तो वो रिएक्शन होगी मॉडरेट रिएक्शन। बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है? जल्दी से बाई टाइप कर दो, बाई मतलब यस। ठीक है, समझ में आ गया हो तो बाई टाइप कर दो, जल्दी से, जल्दी करो। ठीक है, देन हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट हमारा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इसके बारे में समझेंगे। इट इज द चेंज in the concentration of the reactant or the product in unit time. This is known as rate of reaction। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। It is change in
concentration, it is change in concentration of reactant or product in unit time and per stoichiometry ठीक है, मतलब किसी भी रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम बोल दो, तो ये क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी लिख सकते हैं, टाइम में चेंज। ओके, टाइम में चेंज लिख सकते हैं। अगर हमारे पास फॉर लिक्विड या फिर लिक्विड वगैरह या सॉलिड है, उसके लिए सॉलिड के लिए हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, तो रेट जो होगी dp अपॉन dt हो जाएगी। ठीक है, dp अपॉन dt हो जाएगी। समझ गए? यहाँ पर लिख लेते हैं। r को हमने क्या बोला है, फटाफट से टाइप कर दो। तो r क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा c क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, डेल्टा t चेंज इन टाइम, कितने समय में ये चेंज आया है कंसंट्रेशन में, वो समय होगा। एंड डेल्टा p क्या हो जाएगा, प्रेशर में चेंज इन प्रेशर। ठीक है, चेंज इन प्रेशर। वैसे आपको पता होगा आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, यहाँ से अगर हम प्रेशर और कंसंट्रेशन में अगर कोई रिलेशन ढूंढे तो हमें मिल जाएगा। कैसे, P इक्वल्स टू N/V/RT। ठीक है, समझ रहे हो? N अपॉन V क्या होता है, कंसंट्रेशन, बिकॉज जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, N अपॉन V। तो यहाँ पर P इक्वल्स टू CRT लिख सकते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा। यहाँ से भी हम देख सकते हैं। तो हमने बस क्या किया, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज ऑल्सो अ रेट ऑफ रिएक्शन। ये कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास रिएक्टेंट कैसे होंगे, गैसेस होंगे। लिक्विड या सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन dt हो जाएगा। समझ गए? यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? बता दो, मुझे कमेंट करके बता दो जल्दी। ठीक है, अब इसको हम किस किस टर्म में बोल सकते हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, समझ गए? तो देखिए, सबसे पहले अगर मैंने बोला मेरे पास क्या है, एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है कि R रिएक्टेंट है, इससे बना है प्रोडक्ट। R रिएक्टेंट है, इससे क्या बना है, प्रोडक्ट। R क्या है, रिएक्टेंट। एंड जो P है वो क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट। ये मेरे पास कोई रिएक्शन गिवन है। अब मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिख सकता हूँ इसको। तो देखिए, अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की,
तो रिएक्टेंट समय के साथ क्या होगा, कम होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, समय के साथ जो होगा इंक्रीज होगा। रिएक्टेंट समय के साथ कम होगा और ये बढ़ेगा, ठीक है। तो कम होने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे, देखो रिएक्टेंट क्या होगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डिसअपीयरेंस। ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो समय के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे, अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस, समझ गए। तो हमें रिएक्टेंट जो समय के साथ कम होंगे उन्हें डिसअपीयरेंस बोलेंगे, और जो प्रोडक्ट होंगे वो समय के साथ बढ़ेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, अपीयरेंस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? जल्दी से बता दो यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक, तो हम लिखें अगर रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस लिख लो पहले, क्योंकि रिएक्टेंट के बारे में हम पहले बात कर रहे हैं तो उसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किस तरह से लिखेंगे, इक्वल्स टू, अब आर जो है रिएक्टेंट ही डिसअपीयर होगा तो हम इसके लिए लिखेंगे डेल्टा आर की कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाया जाता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाता है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज कितना आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और देखिए जब हम डिसअपीयरेंस वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो इसके आगे नेगेटिव साइन लगाना होगा। नेगेटिव साइन का यहाँ पर ये मतलब होगा कि समय के साथ ये जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब समझ में आ गया। रिएक्टेंट के लिए हम डिसअपीयरेंस वर्ड यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट के लिए अपीयरेंस यूज़ करेंगे। अगर प्रोडक्ट की टर्म में लिखूँ तो रेट ऑफ अपीयरेंस, तो रेट ऑफ अपीयरेंस को किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस नहीं अब प्लस, क्योंकि अपीयर हो रहा है, बढ़ रहा है, प्लस लगाएंगे यहाँ पर। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, कितने समय में हुई। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस किसके लिए यूज़ करना है, प्लस माइनस का क्या मतलब है। ठीक, समझ गए? आगे बढ़ जाएं, बताइए, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, अगर हम इसकी जो यूनिट है पीछे, इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए कंसंट्रेशन अगर मोल में लिया है हमने, कंसंट्रेशन किस में लिया है, अगर मोल में लिया है, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन मोलैरिटी की टर्म में ले सकते हैं पर सेकेंड। ठीक है, या मोल पर लीटर पर सेकेंड, या इसी को लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट हो सकती है। अगर हम प्रेशर के टर्म में इसकी यूनिट की बात करें तो एटीएम ये हो जाएगा प्रेशर के लिए पर सेकेंड, एटीएम पर सेकेंड हो जाएगा, एटीएम पर सेकेंड। ठीक है, तो किसी भी टर्म में हो सकती है, रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड रहेगी, या फिर इसकी यूनिट हो जाएगी एटीएम पर सेकेंड, एटीएम पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अपीयरेंस डिसअपीयरेंस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से लिखेंगे, माइनस इधर लगाएंगे डिसअपीयरेंस में, अपीयरेंस में प्लस लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का यहाँ पर मतलब था कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया गया है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, और यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को। डेल्टा टी टाइम में डिफरेंस हो जाएगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, कितने समय में ये कंसंट्रेशन में डिफरेंस आया है। एंड यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है,
नेगेटिव साइन डिसअपियरेंस, पॉजिटिव अपीयरेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इन बात पर फोकस देना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जल्दी में इसको गलत कर देते हैं, तो आप सभी को गलत नहीं करना है। ठीक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, टाइप ऑफ रिएक्शन रेट। जो रिएक्शन की रेट है उनकी क्या क्या टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट, एक एक चीज को सही सही से समझते जाइए, आज के बाद आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ना ना पड़े। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। तो टाइप ऑफ रेट रिएक्शन क्या है, पहली हो जाएगी एवरेज, रेट एंड सेकंड हो जाएगी इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट तो दो तरह की हो जाएंगी, एक एवरेज रेट, एक इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा आपको टाइम ड्यूरेशन क्या आपको दिया रहेगा, T1 और T2 टाइम है इसके बीच में बताओ, लेकिन ये एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपको बतानी होगी कि अगर मैंने टाइम T दे दिया है, इस टाइम T पर क्या रिएक्शन होगी, उस एग्जैक्ट टाइम पर क्या रिएक्शन होगी। इसको पूछा जाए तो इंस्टेंटेनियस रेट होगी, अगर एवरेज पूछे तो दो ड्यूरेशन दिए होंगे आपको T1 T2, वहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को। नाउ अब हम इनको एक एक समझेंगे किस तरह से ये बोल रहा है। तो सबसे पहला क्या था हमारा एवरेज रेट, एवरेज एवरेज रेट, इसको हम RAV से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, दो इंटरवल होंगे और उनके बीच में हमें बताना होगा। तो रेट मेजर्ड फॉर द टाइम ड्यूरेशन इज सेड टू बी एवरेज रेट। रेट measured for a time duration T1 and T2, कोई भी टाइम गिवन होगा, is said to be average rate। ओके, अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो किस तरह से हो जाएगा, RAV इक्वल्स टू dC/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। समझ गए, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 कितना अच्छा है, कितने आसानी से याद कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है। जैसे अगर मैं रिएक्टेंट के लिए देखूँ, फॉर रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरह से होगा। अगर कंसंट्रेशन में अगर इस तरह से हम एक ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ से ही देखना चाहें सभी चीज़ों को, किस तरह से देखेंगे आइए समझते हैं। इस तरह से मैंने कोई एक ग्राफ बनाया, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मैंने ले लिया है टाइम को, और ये जो बाई एक्सिस है यहाँ पर मैंने ले लिया है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बाई एक्सिस पर क्या ले लिया है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर देखो, अब इस ग्राफ पर बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है,
ठीक है, तो आपको याद रखना है कैसे। देखिए मैंने बोला यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और एक्स एक्सिस पर टाइम के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब जो वाई एक्सिस है इस पर क्या करता होगा, टच करता हुआ होगा, क्योंकि जब t बराबर 0, जब ओरिजिन पर है 0,0 पर ओरिजिन पर है हमारा कर्व, दैट मीन्स रिएक्टेंट मैक्सिमम होगा और फिर समय के साथ कम होता चला जाएगा रिएक्टेंट हमारा। ठीक, अब हम इसी को देखें, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर कोई टाइम ले लिया t1 टाइम है, तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन है R0 दिख रहा है सबको। फिर कोई टाइम यहाँ पर आ गया t2 और यहाँ पर देखिए ये कंसंट्रेशन RT आ गई। ठीक है, RT आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, कंसंट्रेशन में डिफरेंस आया। यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा ये कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, और ये किसका है, टाइम का डिफरेंस। कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो गया और टाइम का डिफरेंस हो गया, तो ये क्या है कि उसमें चेंज आ रहा है। एवरेज कितना होगा, तो हमने इसी बात को ऐसे लिख दिया है C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। इसी बात को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, RT माइनस R0 इनिशियल रिएक्टेंट की रेट। अगर हम रिएक्टेंट के बारे में लिख रहे हैं तो देखिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम इसे नीचे लिख दे रहे हैं, अलग से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है यहाँ तक बात, समझ में आ रही है आप सभी को यहाँ तक बात। तो देखो रेट एवरेज जो होगी, दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है। यहाँ पर जब T2 टाइम है, यहाँ पर देखिए जब T2 टाइम है तो इसकी कंसंट्रेशन है R2, RT कंसंट्रेशन है माइनस R0 है इनिशियल डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो इस तरह से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं रिएक्टेंट के लिए। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है। नाउ अगर हम बात कर लें प्रोडक्ट के लिए, फॉर प्रोडक्ट के लिए अगर हम बात करें तो देखिए कुछ ग्राफ इस तरह का आएगा। इस तरह का आएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि t बराबर जब 0 होगा, t इक्वल्स टू 0 होगा, तो उस समय क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्जन नहीं हुआ होगा, प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर x एक्सिस पर हमने ले लिया है टाइम को और y एक्सिस पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को मैं P इससे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को ले रहे हैं। अब देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, इधर टाइम बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, कंसंट्रेशन जो होगी वो बढ़ेगी। उसी तरह से अगर हम लें T1 टाइम पर, यहाँ पर कोई T1 टाइम है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, P नॉट। फिर अगर हमने कोई टाइम T2 ले लिया इस तरह से T2, अब यहाँ पर इसकी जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ गई है और यहाँ पर हो जाएगा T टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन हो गई है। ठीक है, तो क्या देखा इसमें कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, इंक्रीज हो रही है। तो R एवरेज कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज T। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज, यहाँ पर प्लस लगाएंगे क्योंकि ये समय के साथ बढ़ रही है, आप ग्राफ से भी पता लगा सकते हैं।
और अभी मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरह से पता लग जाएगा कि ये जो होगा यहाँ पर पॉजिटिव ही साइन आएगा स्लोप का। अब t2 टाइम पर क्या हो जाएगा, pt माइनस पी नॉट अपॉन t2 माइनस t1। उसी तरह से देखेंगे सिमिलरली जैसा कि हमने पीछे देखा है, ये टाइम में डिफरेंस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन में डिफरेंस। वही हमने यहाँ पर डिफरेंस लिख दिया है t2 माइनस t1। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है। अब मैंने बोला यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन कैसे आया है, तो देखिए अगर मैं इस लाइन पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ इस तरह से, ठीक है, ये टेंजेंट हो गई आपकी। अब इस कर्व का अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो स्लोप देखो यहाँ पर ये एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो रहा है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव आ रहा है इसका। इस कर्व का स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स जो dp बाई dt है वो क्या है, स्लोप ही तो है, स्लोप ही तो है। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है, m से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम tan थीटा से बोल सकते हैं, या फिर जो y एक्सिस पर कोई क्वांटिटी गिवन है डिवाइडेड बाई x एक्सिस। ठीक है, तो y एक्सिस पर आपका क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन में चेंज ऑफ प्रोडक्ट, और x एक्सिस पर आपका टाइम गिवन है, तो हम कर सकते हैं कंसंट्रेशन में चेंज प्रोडक्ट की अपॉन टाइम। तो आ गया वही, ये क्या चीज़ लिखी है, ये लिखा है स्लोप, ये लिखा क्या है, स्लोप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये क्या लिखा है, स्लोप। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा लेस देन 90 है। अगर थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पर इसीलिए हमने पॉजिटिव साइन लगाया है। इस तरह से ग्राफ से समझ सकते हो आप, या फिर कॉमन सेंस से समझ सकते हो कि समय के साथ कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये तो थी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम बात करें बच्चों, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन थी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। कौन सी थी, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। सेकेंड क्या थी, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ओके, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, तो ये क्या होगी, रेट मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, रेट measured at particular instant। एक एग्जैक्ट टाइम पर जो रेट मेजर की गई है वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस रेट। दिस इज दैट टू बी is said to be instantaneous rate, और इसी को बोल सकते हैं हम डिफरेंशियल रेट। इसी को क्या बोल सकते हैं हम, डिफरेंशियल रेट। ओके, अब क्या करेंगे, जो हम आर एवरेज लिख रहे थे dc बाई डी टी, इसे क्या टाइम को क्या मान लेंगे, ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0। तो हम इसको एवरेज की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू लिमिट लगा दें अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए। ठीक है, तो डी सी बाई डी टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी टी। एकदम से बहुत सा फ्रिक्शनल चेंज आ रहा है, ये डी सी बाई डी टी क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक तरह से डिफ्रेंशिएशन हो गया है। तो ये क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वही जैसा कि हमने पीछे किया था,
एवरेज के लिए फॉर रिएक्टेंट एंड फॉर प्रोडक्ट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको समझें। यहाँ देखो, फॉर रिएक्टेंट के बारे में अगर हम देखें तो किस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से मुझे यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टाइम को ड्रॉ कर लेना है t, एंड वाई एक्सिस पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट r स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये क्या है, कंसंट्रेशन में चेंज रिएक्टेंट की। अब देखिए, जैसा कि हमने ग्राफ बनाया, आपको बता दें, पीछे बताया था, सभी को पता होगा, बताओ जल्दी। यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से, तो यहाँ से इसे टच करते हुए स्टार्ट करना है। अब ये जो ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमें, इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर टाइम, यहाँ पर मान लीजिए ये टाइम t है, इस टाइम t पर किसी ने पूछा, ठीक है, चिंटू ने पूछा कि सर ये टाइम t है, यहाँ पर आप मुझको बताइए, ठीक है। चिंटू ना अंग्रेज था, ठीक, नाम उसने चिंटू रखा। उसने बोला, हिंदी में ऐसे बोला, सर आप मुझको ये बताइए कि इस टाइम t पर कंसंट्रेशन में चेंज क्या आएगा, ठीक है। और चिंटू को पता था उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, समझ गए ना। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरह से स्लोप ले लेंगे। अगर मैं इस पॉइंट से गुजरता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, समझ रहे हो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। इस लाइन का क्या मिल जाएगा, स्लोप। कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें पता होता है स्लोप क्या है, m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, और इसे जो y एक्सिस पर क्वांटिटी दी है एट पर्टिकुलर टाइम डिवाइडेड बाई x एक्सिस पर क्वांटिटी, ठीक। तो देखेंगे यहाँ पर इस तरह से, अगर मैंने यहाँ पर इसका स्लोप का साइन जानना चाहा तो कैसे, ये थीटा जो हो गया वो ग्रेटर देन 90 हो गया। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी स्लोप की। tan थीटा 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब इस पर्टिकुलर टाइम पर इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी यहाँ पर, ठीक है। कंसंट्रेशन R मान लेते हैं, R0 मान लो, R ही मान लो, R0 तो इनिशियल के लिए रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D कंसंट्रेशन में चेंज ऑफ रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू dt, और माइनस साइन कैसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हमने माइनस साइन लगाया था। पहले जब आपको बताया कि माइनस साइन आएगा, उसका यहाँ पर हमने आपको बता दिया क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोप आपको ये दिख रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90 है, नेगेटिव आएगा, और डी आर बाई डी टी ये क्या है, स्लोप है, और स्लोप कैसा है, नेगेटिव, इसलिए हमने इसके आगे नेगेटिव साइन लगा लिया, ठीक। ये तो हो गई रिएक्टेंट की बात। अब प्रोडक्ट के बारे में अगर देखें हम, इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे निकालेंगे फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, बस सुनते रहिए, समझते रहिए, जो नहीं आए वो नोटबुक में नोट करते जाइए, समझ गए, नोट करना है आप सभी को। तो अगर मैंने बोला कि इस तरह से था, ये टाइम एक्सेस हो जाएगी, यहाँ पर ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, इस तरह से कोई हमारा ग्राफ है, और मैंने बोल दिया एक पर्टिकुलर टाइम, इस टाइम t पर, और यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। बेवकूफ़ो, ध्यान रखा करो, प्रोडक्ट के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को लेंगे ना बाई एक्सिस पर, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैंने बोला ये पर्टिकुलर टाइम t है, इस पर बताइए, तो वही काम करना है आपको। यहाँ
टेंजेंट ड्रॉ करनी है, अब यहाँ पर इसका स्लोप देखना है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर टाइम पर कोई ना कोई इसकी कंसंट्रेशन दे रखी होगी आपको, तो पी मान ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन पी मान ले रहे हैं हम, और टी बराबर 30 सेकेंड पर। तो देखिए यहाँ पर हम इसे कैसे लिख पाएंगे, ये हो गया हमारा टेंजेंट। अब टेंजेंट से इस तरह से हमने एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींची और यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर लिया। तो ये थीटा जो है वो 90 से कम है, यहाँ पर आपको रेड लाइन और जो येलो लाइन है उसके बीच में बना हुआ एंगल थीटा है जो कि 90 से कम है। जब भी स्लोप जो है एम टेन थीटा, या फिर जो वाई एक्सिस की क्वांटिटी है डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस की क्वांटिटी कर देंगे। अगर हमारे ये थीटा लेस देन 90 आ रहा है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में होगा। तो आर इंस्टेंटेनियस किस तरह से लिख सकते हैं, प्लस लगाएंगे क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। जो वाई एक्सिस पर क्वांटिटी है डी पी बाई डी टी, समझ गए प्लस साइन क्यों लगाया, या फिर इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे लिख सकते हैं, ये बात यहाँ तक क्लियर है सभी को, बता दूँ, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, इसी इक्वेशन को क्या बोल देते हैं हम, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, इसे क्या बोल देंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो मैंने बता ही दिया आपको, फिर भी यहाँ पर देख लो, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट क्या होगी। देखो अगर हम कंसंट्रेशन को ले रहे हैं मोल पर लीटर में, R इक्वल्स टू dc बाई dt था। अगर हम कंसंट्रेशन को ले रहे हैं मोल पर लीटर में और ये टाइम हो जाएगा, तो यूनिट क्या बन जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट है, गैसियस रिएक्टेंट दे रखे हैं, तो हमें क्या लिखना होगा, R इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, ठीक है। P यहाँ पर प्रेशर है, प्रेशर को ATM में लेंगे और सेकेंड को समय को सेकेंड में, ठीक है। तो टाइम ATM पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी, या फिर मोल पर लीटर पर सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। क्लियर हो गई, पहले भी मैंने बता दी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला हमारा पॉइंट क्या है कि रेसिप्रोकल रूल ऑफ मोलर कोफिशिएंट। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा, आपकी एनसीईआरटी में इसको अच्छे से समझाया गया है, रेसिप्रोकल रूल ऑफ मोलर कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये क्या है वो जानेंगे, ठीक है, और इसको किस तरह से अप्लाई करना है वो भी समझेंगे। तो इफ द इंडिविजुअल रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस वर्ड क्लियर है, किस किस के लिए यूज किया जाएगा। तो देखिए ये है क्या, इफ individual rate of disappearance and appearance of reactant and product, reactant
and product are multiplied by reciprocal of their molar coefficient that become equal to rate of reaction. ठीक है, that becomes equal to rate of रिएक्शन। वो किसके बराबर होगी? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगी। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर आपने इतना सारा ये लिख दिया है, इसका क्या मतलब है, समझाओ। ठीक है, तो हमने कहा समझाते हैं सर, आपकी बात कैसे नहीं मान सकते हम, क्यों सर, है ना सर, तो समझाते हैं सर आपके लिए। देखिए, सबसे पहले क्या बोला कि अगर मेरे पास कोई रिएक्शन दे रखी है, कोई ऐसी रिएक्शन है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात कर लें, जैसे Hg लिक्विड प्लस Cl2 गैस, दैट गिव्स HgCl2 जो कि एक सॉलिड है। अब मैंने इसको बोला कि इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। ठीक है, तो देखिए ये बैलेंस इक्वेशन है, टोटली बैलेंस इक्वेशन है, इधर Hg1 इधर Hg1, Cl2 1 इधर 2 इधर 2 तो इधर भी 2 है, तो मतलब ये बैलेंस रिएक्शन है। तो बैलेंस रिएक्शन में इसका जो आगे जो वर्ड लिखा है उसे क्या बोलते हैं, स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो सबके लिए स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, इसमें 1 है, तो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं, यहाँ पर 1 है। ठीक है, सबको दिख रहा है यहाँ पर, सबके आगे 1 1 1 लगा है, तो इसके स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं, 1 है। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, मैंने अभी पीछे बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या होगा, वो क्या होंगे, तो ये तो देखो ये जो टर्म है ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये रहा हमारा प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट है, ये रहे प्रोडक्ट। तो हमने बताया था कि रिएक्टेंट के लिए हम माइनस यूज़ करते हैं और डिसअपीयरेंस वर्ड यूज़ करते हैं, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Hg। ठीक है, कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Hg डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, इक्वल्स टू होगा सेकेंड रिएक्टेंट के, तो यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, dCl2 बाई dt विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर प्रोडक्ट के भी बराबर होगी ये रेट ऑफ रिएक्शन। तो प्रोडक्ट में क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, क्योंकि ये अपीयर हो रहा है, अपीयर के लिए प्लस वर्ड यूज़ किया था, HgCl2 की कंसंट्रेशन ओवर dt। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से हम रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि सबके जो स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट था यहाँ पर 1 था, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है हर एक रिएक्शन में इनका जो स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो 1 ही रहे। ठीक है, बदल सकता है। तो उन रिएक्शन के लिए जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, 1 नहीं होता है, उनके लिए हम ये रूल लगाते हैं, रेसिप्रोकल रूल ऑफ मोलर कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये कहता क्या है, इसको समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, जैसे मैंने बोला 2HI गैसियस फॉर्म में है, ये कन्वर्ट हो रहा है H2 गैसेस प्लस I2 गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो
यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पर इसके लिए 2 गिवन है, आसानी से देख सकते हो। यहाँ पर इसके लिए 2 गिवन है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, मतलब सबके लिए सेम नहीं है, डिफरेंट है। तब हमें कौन सा रूल लगाना है? रेसिप्रोकल रूल रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए। तो क्या करना था आपको, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लाई कर देना है रेसिप्रोकल ऑफ देयर मोलर कोफिशिएंट। तो ये मोलर कोफिशिएंट 2 है, इसका उल्टा कर दो, मतलब 1/2 हो जाएगा। 2 का जो रेसिप्रोकल होगा 1/2 हो जाएगा। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन आर, वो कैसे होगी? साइन वही रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो डिसअपीयर होगा, तो माइनस लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई कर देना है उसके रेसिप्रोकल से, इसकी कंसंट्रेशन में DHI/dt, समझ गए उसकी कंसंट्रेशन को। सेकंड, अब ये हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की बात करने लगे, तो प्रोडक्ट में प्लस साइन यूज़ करना है जैसा पहले करते थे। अब क्या करना है, इसकी कंसंट्रेशन लिखो, D/H2/dt लिख लिया। अब इसके आगे क्या है? 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, इसलिए हमें इसे लिखना नहीं होता। जैसा कि पहली क्वेश्चन में इसी से सोच सकते हैं, 1 था तो 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं था, इक्वल्स टू प्लस D/I2 की कंसंट्रेशन बाई dt। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं है, उसके बराबर नहीं है, तो हमें रेसिप्रोकल रूल ऑफ मोलर कोफिशिएंट लगाना होगा। सिर्फ क्या करना है, इसके आगे जो नंबर ये दिख रहा है आपको, कोफिशिएंट दिख रहा है, इस नंबर को ही क्या कर देना है आपको, 1/, मतलब एक इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। अगर 2 है तो 1/2 हो जाएगा, 3 है तो 1/3 हो जाएगा, उसी से आपको मल्टीप्लाई कर देना है उसी की रेट में। ठीक है, समझ में आ गया। माइनस साइन प्लस साइन तो पता ही है आप सभी को। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलें। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल बताओ, तुम सभी इसका आंसर देके बताओ कि अगर मैंने दिया N2 प्लस 3H2 दैट गिव्स 2NH3, अमोनिया की प्रिपरेशन की रिएक्शन है। ठीक है, ये अमोनिया की प्रिपरेशन की रिएक्शन आपको गिवन है। अब आपको यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। चलिए जल्दी से लिख के बताइए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। कैसी है? बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इसमें कोफिशिएंट मिल गया, यहाँ पर इसका 1 है, यहाँ पर इसके लिए ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमें कोफिशिएंट मिल चुके हैं, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को R से रिप्रेजेंट कर लें। क्या लिखते हैं? ये क्या है? ये रो जो है वो हमारी क्या हो गए? रिएक्टेंट, और इधर ये हो गया प्रोडक्ट। तो हम रिएक्टेंट के लिए माइनस यूज करेंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2, D ऑफ N2/dt लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1/1 का लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर माइनस यूज करेंगे, ये भी रिएक्टेंट है, D/H2 की कंसंट्रेशन में चेंज बाई dt कर देंगे, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर इंटू कर देना है 1/3 से। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपको इंटू किससे कर देना है? 1/3
3 से, देखो यहाँ पर एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा 1/3 से क्या कर दिया मैंने इसमें पूरे में इंटू। फिर नेक्स्ट जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। अब ये प्रोडक्ट के बारे में आ गई तो प्लस लगाना है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 YDT लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ये 2 है इसका रेसिप्रोकल करना है, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और इससे कर दिया है हमने मल्टीप्लाई। समझ गए? इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है तो जल्दी से बता दूँ। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब देखिए 2 वर्ड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है और दूसरी बात है रेट का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या है। मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी सिंगल स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या होती है, या फिर मल्टी स्टेप और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन भी होती हैं। एक तो हो जाएगी पहली आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप मतलब एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाए, या फिर इसी को बोल देंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है? सबसे पहली बात मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, तो यह है टोटल नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, सिर्फ यहाँ पर हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। अब अगर वो रिएक्शन हमारे पास कैसी है, सिंगल स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसमें मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वही क्या होगी, वो क्या होगी, उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगी, ठीक है। उसकी क्या होगी, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट है उसके बराबर होगी। तो इसे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ reactant molecule involved in valence stoichiometric equation। देखो तुमने कहा सर यहाँ से समझ में नहीं आया, तो हमने कहा लो एग्जाम्पल लो, अभी समझ में आएगा तुमको। चलो देखो देखो मैंने क्या किया, PCl5 लिया, ये PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और इस रिएक्शन में इसका जो कोफिशिएंट क्या है, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट में इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। सभी को देख पा रहे हैं, 1 है, ठीक है। बैलेंस है ये रिएक्शन। अब इसमें रिएक्टेंट का कोफिशिएंट देखना है कितना है, 1, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, यूनी मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। यूनी मॉलिक्यूलरिटी है मतलब यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। वहीं अगर मैंने ऐसे दे दिया 2HI, ये H2 प्लस I2 बना रहा है, समझ गए, H2 प्लस I2 बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है, 2, तो ये कौन सी हो जाएगी, बाई मॉलिक्यूलर। कितना मॉलिक्यूलर हो गया ये, जल्दी से बोलो बोलो बोलो,
बाई मॉलिक्यूलरिटी या बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी पहले वाले की 1 हो जाएगी। अगर वहीं मैंने बोल दिया आपसे 2SO2 प्लस O2 दैट गिव्स 2SO3, तो हमें क्या देखना होता है, रिएक्टेंट को देखना होता है। ठीक है, रिएक्टेंट को देखना होता है। तो यहाँ पर कितने हैं, इसके 2 है और इसका 1 है, तो ये हो गई 3, मतलब ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन या ट्राई मॉलिक्यूलरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी समझ में आ गया। जो भी रिएक्टेंट हैं, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट हैं, उन रिएक्टेंट की कोफिशिएंट क्या है इन अ बैलेंस स्टोइचोमेट्रिक रिएक्शन, बैलेंस होनी चाहिए वो रिएक्शन। ये बैलेंस है तीनों, तो उनमें हमें कोफिशिएंट जो मिला है उसी को हमने क्या बोल दिया है, मॉलिक्यूलरिटी। अब देखिए, अगर हम, ये तो थी एलिमेंट्री रिएक्शन, एक स्टेप में ख़त्म हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी भी रिएक्शन होगी जो एक से ज़्यादा स्टेप में ख़त्म होगी। उन रिएक्शन के क्या बोलेंगे, मल्टी स्टेप या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो दूसरी टाइप की रिएक्शन कौन सी हो जाएंगी, दूसरी टाइप की रिएक्शन हो जाएंगी मल्टी स्टेप, या फिर हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मल्टी स्टेप या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होंगी, मल्टी स्टेप्स होंगे, अलग अलग स्टेप में पूरी रिएक्शन जो होगी वो कंप्लीट होगी। अब देखिए, मॉलिक्यूलरिटी इनके लिए किस तरह से डिफाइन करेंगे उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल जिस स्टेप में होंगे, मतलब वो कौन सा स्टेप होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा। टेकिंग पार्ट इन द स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उसी को बोला जाएगा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर अगर हम अपनी सोसाइटी से कोई एग्जांपल लें तो देखो, रिले जो दौड़ होती है, रिले रेस होती है, उसमें क्या होता है कि अगर 1 2 3 4 लोग हैं, ठीक है, तो जो भी फर्स्ट इसको ट्रांसफ़र करेगा, फिर सेकंड लेकर इसको ट्रांसफ़र करेगा, थर्ड इसको, एंड फोर्थ यहाँ पर जो है रेस यहाँ पर जो हो जाएगी वो फिनिश हो जाएगी, रिले रेस जो होगी वो यहाँ पर हो जाएगी ख़त्म। तो देखो, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप में क्या हुई, ये कंप्लीट हुई। उसी तरह से रिएक्शन जो है मल्टी स्टेप वो अलग अलग स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर जो रेट है वो किस बात पर डिपेंड करेगी, ठीक है। उसी तरह से हमने बोला कि जो रिले रेस है वो किस बात पर डिपेंड करेगी, तो इस बात पर डिपेंड करेगी कि इनमें से मान लो चारों में से कोई एक ऐसा बंदा है जो बहुत स्लो दौड़ता है, मतलब स्लो दौड़ता है। मान लो ये सेकंड वाला बंदा जो है वो स्लो दौड़ता है, स्लो, बहुत स्लो है इसकी रेस। तो ऐसे ही दूसरी पार्टी होगी, ये तो फर्स्ट पार्टी थी, ऐसे ही सेकंड पार्टी होगी, उनमें भी इसी तरह से रेसर होंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पार्टी है रिले रेस की, जो फर्स्ट टीम है, उस फर्स्ट टीम में इस सेकंड बंदे से जो स्लो दौड़ता है, ठीक है, जो सेकंड बंदा है स्लो दौड़ता है, उसी से डिपेंड करेगी कि ये रिले रेस दौड़ पाएंगे, मतलब जीत पाएंगे या नहीं। अगर ये अच्छा खासा दौड़ लिया इन दूसरी टीम के कंपैरिजन में तो क्या होगा, ये दौड़ जाएंगे, रेस जीत जाएंगे, ठीक है। और अगर ये स्लो रहा, बहुत ही स्लो रहा, अपनी परफॉर्मेंस सही नहीं दे पाया, तो क्या होगा, ये हार जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर ये जो स्लोएस्ट स्टेप है, इसी से हम डिटरमाइन कर रहे हैं पूरी रेस का रिजल्ट कि हाँ ये जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो उसी तरह से हमारी रिएक्शन के बीच में भी कुछ ऐसा ही रिलेशन होता है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी से हम रेट को डिटरमाइन करेंगे कि हाँ ये रिएक्शन इतनी जल्दी हो जाएगी, पॉसिबल होगी या नहीं होगी। ये कौन बताएगा, उसका स्लोएस्ट स्टेप। तो उस स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोल देते हैं हम, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, ठीक है, समझ गए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो ये समझ में आ गया आपको,
ये रिले रेस वगैरह ये तो तुम सब जानते ही होगे ना कि अगर स्लो हुआ तो हार जाएंगे रेस। ठीक है, तो यही डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। तो देखिए, जो स्लोएस्ट स्टेप के अंदर नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे उसी से हम बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूलरिटी है उसकी। ठीक है, बट जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है उसमें पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि यही उसकी मॉलिक्यूलरिटी रहेगी। तो लिख लेते हैं मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल taking part in slowest step, या इसी को बोल सकते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन। जो भी मल्टी स्टेप रिएक्शन है उसमें स्लोएस्ट स्टेप क्या होगा वही रेट को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, समझ आ गई? समझ में आ गई हो तो जल्दी से बोल दो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, H2O2 से H2O प्लस O बना। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है स्लो स्टेप है, तो हमारा जो स्लो स्टेप होगा वही क्या बताएगा, मॉलिक्यूलरिटी बताएगा। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये कैसी हो जाएगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, हो जाएगी 1, क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने O प्लस O2 यहाँ पर लिख दिया फास्ट। ठीक है, तो फास्ट से ये O2 बना है, तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। ओके, यहाँ पर एक बात तुम लोग समझ लो, नोट डालो और लिखो। क्या लिखो? मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? थ्योरेटिकल। मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है? एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इट कैन नॉट बी, कैन नॉट, नॉट हो गया, एक मिनट, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, 3 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन घट जाएगा। ठीक है, आपस में पार्टिकल क्या करते हैं, कोलाइड करते होते हैं, तो वो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा, घट जाएगा, जिसकी वजह से हम मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं लेते हैं, ऐसा मानते हैं। एंड नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। अगर उसमें 0 मॉलिक्यूलरिटी ले ली मतलब कोई रिएक्टेंट ही नहीं है, रिएक्टेंट नहीं है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है, तो 0 नहीं ले सकते, समझ गए? एंड फ्रिक्शनल, ठीक है, इसे हम फ्रिक्शनल नहीं ले सकते। ठीक है, तो समझ में आ गया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, इसे हम 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी। ठीक, नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, फ्रिक्शनल नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, ये किसकी बात की? हमने मॉलिक्यूलरिटी की बात की। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो क्या रहेगा, रेट लॉ। किसी भी रेट लॉ को हम कैसे लिखेंगे, रेट लॉ। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि रेट लॉ बेसिकली होता क्या है।
तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to is directly proportional to product of concentration of reactant raised to the power पावर से अच्छा रहेगा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड पावर लिखो आप सभी, ठीक है। तो आपको याद भी रहेगा कि हाँ ऑर्डर कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। रेज टू द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन powers at a given temperature, at a given temperature। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर हम अपने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देखें इसे, तो कैसे देखेंगे कि मेरे पास कोई एक रिएक्शन है, इस तरह से देखिए, एक रिएक्शन है A प्लस B दैट गिव्स C प्लस D। इस तरह से मुझे कोई एक रिएक्शन गिवन है, इसमें AB और स्मॉल CD और स्मॉल AB क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम रेट ऑफ लॉ कैसे लिखेंगे इससे, तो रेट लॉ लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant की, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट A है और B है, इन दोनों का क्या कर दिया, प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। तो पावर मान लो इसकी कोई अल्फा है और इसकी कोई बीटा पावर है, जो अल्फा और बीटा है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाएंगी, समझ गए, एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकल के आएंगी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट है के A टू द पावर अल्फा एंड B टू द पावर बीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेट लॉ, इसे क्या बोलेंगे, रेट लॉ, या फिर आपकी एनसीईआरटी में इसके दूसरे भी नाम दिए हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ बोल सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, या फिर रेट इक्वेशन, ठीक है। तो किसी भी नेम से आ सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है इसका, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है, इसी को बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर के क्या है, एक कांस्टेंट है, लिख लें, के इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट, जिसे हम रेट कांस्टेंट बोलेंगे, रेट कांस्टेंट। यहाँ पर अल्फा एंड बीटा जो देख रहा है आपको, ये अल्फा और ये बीटा, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड पावर है विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन पावर है
ए की रेस्पेक्ट में अल्फ़ा, बी की रेस्पेक्ट में बीटा। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए, ये जो पावर्स होती हैं वो क्या कहलाती है? ऑर्डर कहलाती है। ये पावर्स क्या कहलाती हैं बच्चों? ऑर्डर। जो अल्फ़ा एंड बीटा ये क्या कहलाएंगे? ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए की रेस्पेक्ट में ऑर्डर अल्फ़ा है, बी की रेस्पेक्ट में बीटा है, और ऑर्डर कैसा होता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? बताओ, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तो मैंने बात की थी कि अल्फ़ा और बीटा ए और बी की रेस्पेक्ट में है, लेकिन मुझे अगर चाहिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो क्या चाहिए? यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर होता क्या है? सम ऑफ पावर्स ऑफ all the concentration term involved in rate law। जो रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं रिएक्टेंट के, उनके ऊपर जो पावर्स होती है उन्हीं का सम क्या कहलाता है? रेट का ऑर्डर। रेट लॉ इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसे क्या बोला जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पीछे हमने इक्वेशन पढ़ी थी, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। ओवरऑल ऑर्डर बोल देंगे इसे, अल्फा प्लस बीटा, दोनों की पावर्स का सम हो जाएगा। ए जो ए की रेस्पेक्ट में ऑर्डर था वो अल्फ़ा, और बी की रेस्पेक्ट में था बीटा, दोनों का सम कर दिया तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? बताओ, क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े। ठीक, तो यहाँ ऑर्डर की बात, तो ऑर्डर जो है ए की रेस्पेक्ट में या बी की रेस्पेक्ट में बोलो, या फिर ओवरऑल ऑर्डर बोले, समझ जाओगे। और अगर आपसे बोल दे ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्डर कैसा हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, याद रखना है ये बात। अगर मैंने यही बोल दिया, जैसे मैंने पीछे रेट लॉ लिखा था, आर इक्वल्स टू के ए टू द पावर अल्फा वी टू द पावर बीटा, ये क्या है? रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन। अगर मैंने बोल दिया कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ बी के बराबर हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी के बराबर हो जाए, तो क्या होगा? आर इक्वल्स टू के ए टू द पावर, मान लो ये कुछ कंसंट्रेशन हो जाएगी एक्स, ठीक है, दोनों की क्या हो जाए? बराबर हो जाए, और ए की रेस्पेक्ट में अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या कर दे? 1, और बी को भी, बीटा को भी कर दें हम अगर 1। ठीक है, समझ रहे हैं? और जो x है उसको भी हम कर दें 1, तो क्या होगा? r इक्वल्स टू के हो जाएगा। ठीक है, r इक्वल्स टू के हो गया, मतलब जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो गया। तो इस समय हम इसे क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, तो ये वर्ड जो है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ये लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको समझ जाना है दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, 1 के इक्वल है, अल्फा बीटा 1 के इक्वल होंगे। दैट मीन्स आर इक्वल्स टू के बराबर होगा, और हमें मिल जाएगा
स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, जहां पर रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। ठीक ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमने क्या बोला कि जो ऑर्डर होता है वो क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा हो सकता है, कैसा होता है, इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। एंड इट कैन बी पॉजिटिव, ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, फ्रिक्शनल हो सकता है, एंड ग्रेटर देन 3, 3 से ज़्यादा हो सकता है ऑर्डर, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती थी। लेकिन याद रखना है कि इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ठीक है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन कोई बोले इनफाइनाइट हो सकता है तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ गए, हमने यहाँ तक सब कुछ क्लियर कर लिया है, समझ गए ना। इफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज फ्रिक्शनल देन इट इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर फ्रिक्शन में आ रहा है तो उसे कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जैसे मान लो एक सिंपल सी रिएक्शन ले लो, मैंने बोला एक कोई कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो रहा है पी प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं इसका रेट लॉ लिख सकता हूँ, कैसे लिखेंगे, R इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो भी पावर होगी। ठीक है, अब ये कैसी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है, जो इसका कोफिशिएंट होता है, इसका 1 है, वही पावर बन जाता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए पावर जो होगी वो कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगी, पावर जो होगी वही कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं R इक्वल्स टू के ए टू द पावर 1, क्योंकि यहाँ पर इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अगर मैंने बोला ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर एक ही रेस्पेक्ट में 1 है और ओवरऑल भी आ रहा है 1, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो देख लेते हैं, n की वैल्यू अगर 0 है, n पॉजिटिव है एंड नेगेटिव है, तो क्या होगा, अगर n की वैल्यू 0 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, देन क्या होगा, तो देखिए R इक्वल्स टू के ए टू द पावर 0, R इक्वल्स टू के ए टू द पावर +1 कर देंगे, और R इक्वल्स टू के ए टू द पावर -1 हो सकती है, क्योंकि हमने ऊपर ही लिखा है पॉजिटिव नेगेटिव फ्रिक्शनल 0 हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये 0 हो गया, मतलब किसी की भी पावर 0 मतलब वो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पर R इक्वल्स टू के हो जाएगा, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। फिर हमने फर्स्ट +1 लिया, तो R इक्वल्स टू के ए हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑर्डर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। फिर हमने यहाँ पर ये -1 लिया है, दैट मीन्स क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन इसकी बढ़ाएंगे तो रेट की रिएक्शन की रेट क्या होगी, वो घटेगी, डिक्रीज होगी। समझ गए यहाँ पर, और यहाँ पर अगर इसे बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगी, और यहाँ पर तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करेगी।
तो इस बात को यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। ऑर्डर को भी समझ में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। ठीक, वही अगर ये ऑर्डर जो है यहाँ पर 1 2 3 0 आ रहा है, अगर ये फ्रिक्शनल हो जाए तो वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाएंगी। कैसी होंगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होंगी। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए क्या होगा? ऑर्डर कैसा होगा? फ्रैक्शनल। ऑर्डर कैसा होगा? फ्रैक्शनल होगा। जैसे मैंने दिया ए कोई है, वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम रेट लॉ फिर से ऐसे लिखेंगे कि ए टू द पावर एन। ठीक है, ए टू द पावर एन। यहाँ पर के होता है, के क्या होता है? अभी हमने लिखा था रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट है, एन ऑर्डर है, आर रेट है रिएक्शन, और ये ओवरऑल जो लिखा हुआ दिख रहा है ये क्या दिख रहा है? रेट लॉ। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इनको फोकस में रखना है, ध्यान में रखना है, ये क्या कह रहे हैं और क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ओके, तो अगर ये पावर में इस तरह से लिखा मिल जाए आपको, R इक्वल्स टू के, जो भी कंसंट्रेशन है उसकी पावर हाफ लिख दे। ठीक है, हाफ लिख दे, इस तरह से किसी लिख दे, तो ये क्या हो जाएंगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आता है ऐसा ऑर्डर। अब मैंने यहाँ पर आपको दिया एक इक्वेशन ए बी प्लस बी वी दैट गिव्स सी सी प्लस सी सी प्लस डी डी, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो रेट लॉ कैसे लिखेंगे? R इक्वल्स टू के, जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन लिखेंगे, उनका प्रोडक्ट, और पावर होगी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो सिंपल रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, उनके लिए जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट यहाँ ए यहाँ बी है, यही क्या बन जाता है? उनका ऑर्डर बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑर्डर। ठीक है, या बोले मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वही क्या बन जाएगी? ऑर्डर फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक तरफ लिख लो एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी तरफ लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स या मल्टी स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, क्योंकि हम इसके कोफिशिएंट को ही गिन कर तो मॉलिक्यूलरिटी बताते थे, और यहाँ पर जो होगा वो ऑर्डर इज नॉट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, मॉलिक्यूलरिटी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अगर मैंने लिखा और इधर लिखा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा? रेट लॉ R इक्वल्स टू के ए टू द पावर ए हो जाएगा, क्योंकि अल्फा की जगह हम ए रख सकते हैं एंड बीटा की जगह बी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर R इक्वल्स टू के ए टू द पावर अल्फा कुछ और होगा जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा, और बी टू द पावर बीटा, ये यहाँ पर जो होंगे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होंगे, यहाँ पर हम ले नहीं सकते उन्हें एज अ ऑर्डर। समझ गए? एज अ ऑर्डर उसे नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है?
अब यहीं पर हमने ये बात समझ ली कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है। यहीं पर हम एक पॉइंट देख लेते हैं, यूनिट ऑफ के। जो हम ये के पढ़ रहे हैं बहुत देर से, इसका यूनिट पता कर लेते हैं। तो इसका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या बोलते हैं इसे, रेट कांस्टेंट के। इस पर काफ़ी क्वेश्चन बने हैं और पूछ भी लेता है कि ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो ऑर्डर देखते हैं के का। तो के इक्वल्स टू क्या होगा, मोल टू द पावर 1 माइनस एन लीटर टू द पावर n माइनस 1 पर सेकेंड। ठीक है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है उसी से हम लिख देंगे। ठीक है, इसे निकाला कैसे, तो अगर मैंने बोल दिया फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे, के इक्वल्स टू मोल टू द पावर 1 माइनस क्या लिखेंगे एन की जगह पर, ज़ीरो, क्या लिखेंगे, ज़ीरो। समझ गए, क्या लिखना है आपको, ज़ीरो लिखना है, लीटर टू द पावर एन माइनस का 1, लीटर टू द पावर एन माइनस का 1 लिखेंगे। समझ गए, क्योंकि यहाँ पर वो 0 माइनस 1, 0 माइनस क्या लिख देंगे हम 1, एंड सेकेंड इन्वर्स तो है ही, तो के लिए क्या आ जाएगा, मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये के की वैल्यू रेट कांस्टेंट की आ जाएगी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करूं तो क्या हो जाएगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n बराबर कितना हो जाएगा 1, तो हम रखेंगे k इक्वल्स टू मोल टू द पावर 1 माइनस का n लीटर टू द पावर n माइनस का 1 पर सेकेंड। तो k इक्वल्स टू मोल टू द पावर 1 माइनस का 1 लीटर टू द पावर 1 माइनस 1 पर सेकेंड। तो यहाँ पर k इक्वल्स टू मोल टू द पावर 0 लीटर टू द पावर 0 पर सेकेंड, किसी की पावर 0 1 हो जाता है, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पर सेकेंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मोस्टली आपसे यहाँ तक जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पूछा जाता है। अगर सेकंड ऑर्डर पूछ ले तो क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन n कितना हो जाएगा 2, n 2 हो गया, तो k इक्वल्स टू मोल 1 माइनस का n लीटर n माइनस का 1 पर सेकेंड। ये बार बार इसलिए लिखा जा रहा है जिससे कि आपको याद हो जाए, फॉर्मूला याद हो जाए। k इक्वल्स टू मोल टू द पावर 1 माइनस का 2 लीटर टू द पावर 2 माइनस का 1 पर सेकेंड। तो यहाँ पर k इक्वल्स टू मोल -1 हो जाएगा क्योंकि -2 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पर लीटर की पावर 1 हो जाएगी, 2 में से 1 गया 1 बचा पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो है सेकेंड ऑर्डर के लिए के रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हो। यहीं पर देखो एक ट्रिक सीख लो तुम लोग, ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। कैसे, यहाँ पर एक ट्रिक सीखो, अगर तुम्हें क्या दिया है, रेट लो, रेट कांस्टेंट का रेट कांस्टेंट गिवन है, ठीक है, गिवन है, और आपसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो कैसे पता करोगे, जो लीटर है लीटर में +1 कर देना है, लीटर की जो भी पावर है
ऐसे लिखो, लीटर की जो भी पावर है उसमें +1 कर दो, तो मैं मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो देखें इसे अप्लाई करके। जैसे मैंने बोल दिया, अभी मैंने तुम्हें निकाल के बताया था फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का। तो यहाँ पर देखो लीटर वगैरह कुछ दिख नहीं रहा, मतलब लीटर की पावर क्या रही होगी, 0। अगर मैंने इसमें +1 कर दिया, +1 कर दिया, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए गिवन होगी, ठीक है। इस तरह से के की वैल्यू गिवन है, के इक्वल्स टू पर सेकेंड है, हमें दिया है के इक्वल्स टू पर सेकेंड। इसका मतलब इसमें लीटर का टर्म नहीं है, तो लीटर की टर्म में क्या रहा होगा, 0। तो 0 + 1 किया तो एल की पावर क्या हो गया, 1। तो ये 1 क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ से हम समझ गए ये रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, समझ गए, पहचान लोगे। अगर मैंने इसमें बात कर दी इस तरह से, ये मुझे गिवन है रेट लॉ, वो रेट कांस्टेंट जो है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स गिवन है। अगर मैंने पूछा इसमें ऑर्डर कौन से ऑर्डर की रिएक्शन रही होगी, तो देखो यहाँ पर ये 1 था, 1 है, +1 हम अपना करेंगे तो 2 हो गई, ये कितना आ गया, 2, 2 मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कौन से का ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ गई ट्रिक, ट्रिक समझ में आ गई तो लाइक कर दो जल्दी से, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। समझ गए, समझ गए। ठीक है, जिस किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो प्यारे बच्चों, लाइक करो, शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। समझ गए।